तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में समझते हैं कि 10th क्लास के बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर के सब्जेक्ट के क्वेश्चन को इसी वीडियो में समझेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझे थे कि फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझे थे। तो अगर आप लोग ने वह वीडियो नहीं देखे तो आप लोग सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से हर एक बुक का मैराथन क्लास आप लोग के पास आए, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि आपके एग्ज़ाम में अभी से दो महीना टाइम बचा हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट को डर लग रहा है कि इस कम टाइम में अच्छा नंबर कैसे लाएं, तो आप लोग को हमारे चैनल पे जुड़े रहना है, जिससे कि आप लोग को हमारे चैनल पे जुड़े रहने से ये फ़ायदा होगा कि आप लोग एग्ज़ाम में 350 प्लस नंबर ला सकते हैं। ये हमारा वादा है। तो आइए सबसे पहले आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए आप सभी का बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्या है, जय प्रकर्म। जय प्रकर्म का पहला प्रश्न को समझ लेते हैं। आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। तो पहला प्रश्न है, जय प्रकर्म किसे कहते हैं। तो आइए इसके उत्तर को समझते हैं। जीवों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को जय प्रकर्म कहते हैं। जैसे कि हो गया भोजन करना, श्वास लेना इत्यादि। तो ये प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। तो आइए दूसरा प्रश्न को समझते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, पोषण किसे कहते हैं। तो आइए इसके उत्तर को समझते हैं। पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें प्रत्येक जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। जैसे हो गया क्या, प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पोषक तत्व हो गया। ये सब हो गया पोषक तत्व हो गया। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो अगला है, यहाँ पे समझिए कि पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। तो पहले स्वपोषण के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे समझिए स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं तथा इस विधि को स्वपोषण भी कहते हैं। जैसे कि हो गया हरे पेड़ पौधे स्वपोषी है क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे समझिए परपोषण के बारे में। परपोषण होता है क्या। परपोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हो गया सभी पशु, पक्षी एवं मनुष्य। तो ये आप लोग समझ लिए होंगे। तो अगला प्रश्न 3 क्या है, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी परपोषण। तो मृतजीवी किस में होता है, कवक और बैक्टीरिया में। और दूसरा है परजीवी पोषण, किस में होता है, जू, खटमल और मच्छर। नंबर में प्राणी संपोषी, ये होता है अमीबा, मनुष्य और मेढक में। तो ये आप लोग समझ लिए होंगे। तो आइए अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है, VVI प्रश्न है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आइए इसके उत्तर को समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की विधि है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल एवं खनिज लवण ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करता है, उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। तो आइए अगला प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिखाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए CO2 प्लस 12H2O, यहाँ एरो का निशान हो गया, C6H12O6 प्लस, इसका मतलब होगा ग्लूकोज, और 6O2 प्लस 6H2O हो गया। तो ये समीकरण आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे समझिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ के नाम लिखें। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है। तो पहला है पर्णहरित क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और खनिज लवण, तीसरा सूर्य का प्रकाश है। तो अगला प्रश्न से महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला है क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा दिखता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो दूसरा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान उनके रंध्रों द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्रों के द्वारा होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तीसरा है क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषण अंगक और पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है। चौथा क्या है, यहाँ पे समझिए। चौथा है वायुमंडल में सामान्य रूप से नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं।
तो आइए अगला टॉपिक आप सभी का क्या है, जंतुओं में पोषण। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। जंतु पोषण के लिए पूर्ण रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए वे परपोषी कहलाते हैं। तो आइए अब इसके पहला प्रश्न को समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो आइए इसके उत्तर को समझते हैं। अमीबा अपने कुटपाद की मदद से भोजन ग्रहण करता है और उस भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर अपना पोषण करता है और शेष बचे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। तो ये प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। तो इसके बाद समझिए पाचन तंत्र क्या है, यहाँ पे समझिए पाचन तंत्र। तो आइए समझते हैं। आहार नाल और इससे संबंधित पाचन ग्रंथियों और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसके बाद समझिए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। तो समझिए कि दांत कितने प्रकार के। पहला है कर्तनक, इसे बोल सकते हैं इंसाइजर। दूसरा है भेदक, इसे आप बोल सकते हैं काइनिन। तीसरा है कि अग्रचवर्णक, इसे बोल सकते हैं प्रोमोलर। और चौथा है चवर्णक, या तो इसे बोल सकते हैं मोलर। तो ये आप लोग समझ लिए होंगे, इसे आप लोग याद कर लेना है। तो इसके बाद है यहाँ पे समझिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पे पहला बिंदु क्या है कि मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। यानी कि मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितना लीटर जठर रस स्राव होता है, तो आंसर हो जाएगा 3 लीटर। इसके बाद है दूसरा पॉइंट क्या है, आहार नाल में सबसे अधिक लंबाई छोटी आंत की होती है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि आहार नाल में सबसे अधिक लंबाई किसकी होती है, छोटी आंत की होती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे समझिए कि यह लगभग 6 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। कौन, छोटी आंत होती है। तीसरा पॉइंट है आहार नाल की लंबाई 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। तो चौथा पॉइंट क्या है कि मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग दांतों का इनामेल है। यानी कि मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग क्या है, तो दांतों का इनामेल है। तो पाँचवा पॉइंट क्या है कि आमाशय का अग्रभाग कार्डिये तथा पिछला भाग पाइलेरिक कहलाता है। अगला भाग क्या कहलाता है, कार्डियक, और पिछला भाग पाइलेरिक कहलाता है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो छठा पॉइंट कहता है क्या, यहाँ पे समझिए छठा पॉइंट है शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है ताकि सेल्यूलोज का पाचन ठीक से हो सके। सातवां पॉइंट है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है जिसे सीकम कहते हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, जिसे सीकम कहते हैं। तो आठवां पॉइंट यहाँ पे है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो 9वां पॉइंट है कि मनुष्य के आमाशय की दीवार से जठर रस का स्राव होता है। तो इसे याद कीजिएगा कि मनुष्य के आमाशय से कौन सा रस स्राव होता है, तो जठर रस का स्राव होता है। तो आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर खत्म हो गया। तो आइए दूसरा चैप्टर की ओर चलते हैं। तो दूसरा चैप्टर क्या है, श्वसन। तो आइए इसके पहला प्रश्न को समझ लेते हैं, श्वसन किसे कहते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जीवों में होने वाली ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल व ऊर्जा में मुक्त होता है, ऐसी क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो दूसरा प्रश्न क्या है, श्वसन की विशेषता लिखें। तो श्वसन की विशेषता निम्नलिखित है। पहला है क्या, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा सकती है। यहाँ पे समझिए कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट है श्वसन की क्रिया दिन रात अथवा 24 घंटे होती रहती है। यहाँ पे समझ लिए होंगे। तीसरा पॉइंट है कि श्वसन सभी जीवित कोशिका में होती है, यानी कि श्वसन सभी जीवित कोशिका में होती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के सहयोग से होता है। यहाँ पे समझिए कि यह माइटोकॉन्ड्रिया के संयोग से होता है। और इसके आगे क्या पढ़ना है, यहाँ पे समझिए कि श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। तो पहले वायवीय श्वसन के बारे में समझ लेते हैं। वायवीय श्वसन कहते हैं किसे, तो आइए इसके उत्तर को समझते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के 686 कैलोरी ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निर्माण होता है। जैसे में समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे में मनुष्य है, मेढक एवं अन्य जीव में श्वसन वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
वायवीय श्वसन किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसे आप लोग याद कीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहते हैं, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आइए दूसरा है अवायवीय श्वसन, इसे भी समझ लेते हैं। अवायवीय श्वसन है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से 21 कैलोरी जूल ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिल अल्कोहल बनता है। यह श्वसन कोशिका के जीव द्रव में होता है, जैसे ईस्ट और जीवाणु इत्यादि। यानी कि अवायवीय श्वसन कोशिका के कहाँ होता है? तो जीव द्रव में होता है। इसे आप लोग याद कीजिएगा। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 3। तो आइए अब इसके उत्तर को समझ लेते हैं। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह द्वारा विसरण माने फैलना क्रिया से होता है। इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या है? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखें। तो इसके पीछे भी बताएं कि जितना भी अंतर वाला क्वेश्चन है इसके अगले पार्ट वीडियो में लाएंगे। तो यहाँ पे समझ लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के समझ लेते हैं। तो पहला बिंदु क्या है? निम्न श्रेणी के जंतु जैसे एक कोशिकीय जीव, जैसे एक कोशिकीय जीव कौन है? अमीबा है, पैरामीशियम है। पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से वितरण किया जाता है। यानी यहाँ पे वितरण किया द्वारा जाता, यहाँ पे समझ लीजिए, फिर से समझिए कि निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे कि हो गया एक कोशिकीय अमीबा पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली, यहाँ पे समझिए कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि निम्न श्रेणी की बहुकोशिकीय जंतु जैसे हाइड्रा में और श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से विसरण के द्वारा होता है। तो इसके बाद है कि जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। पहला कि श्वास नली जिसे ट्रैकिया होते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। दूसरा है कि गिल्स जिसे गलफड़ा कहते हैं। और तीसरा है क्या? फेफड़ा। गिल्स जो मछली में होता है, गलफड़ा श्वास नली यहाँ पे समझ लीजिए, फेफड़ा है। तो ये आप लोग समझ लिए होंगे। तो इसके बाद है एक नोट है, इससे आप लोग याद रखिएगा। नोट में क्या कहता है कि श्वास नली या ट्रैकिया द्वारा श्वसन, यहाँ पे समझिए कि श्वास नली और ट्रैकिया के द्वारा श्वसन कीटो, टिड्डा तथा तेलचट्टा में होता है। यानी कि कीटो, टिड्डा, तेलचट्टा में श्वास नली और ट्रैकिया के द्वारा श्वसन होता है। आगे यहाँ पर समझिए, आगे मछलियों गिल्स से श्वसन करती है। और मेढक, मनुष्य, सर्प छिपकली और कछुआ और मगरमच्छ इत्यादि में श्वसन फेफड़े से होता है। मेढक, मनुष्य, सर्प और छिपकली, कछुआ और मगरमच्छ इत्यादि में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। तो आपका बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया। तो आइए अब तीसरा चैप्टर की ओर चलते हैं। तो तीसरा चैप्टर क्या है? परिवहन। तो आइए इसके पहला प्रश्न को समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे समझिए। पहला प्रश्न है परिवहन किसे कहते हैं? तो उत्तर को समझिए कि समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर कोशिकाओं तक लाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां से वे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, पदार्थ को परिवहन कहते हैं। यहाँ पे समझिए आप लोग कि समस्त उपयोगी पदार्थों, यानी कि शरीर में जिसका उपयोग है, तो समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना, यानी कि शरीर की कोशिकाओं तक लाना, जिसकी ज़रूरत है उसको शरीर की कोशिकाओं तक लाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को, यानी कि जिसका उपयोग नहीं है, जो हानिकारक पदार्थ है, को कोशिकाओं से निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां से वे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं से उन अंगों तक पहुंचाना जहां से वे शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं, पदार्थ को परिवहन कहते हैं। तो ये प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। तो आइए अगला प्रश्न को समझते हैं। इसके बाद है पौधों में परिवहन। इसको समझने से पहले इसके पहले एक नोट को समझ लेते हैं। यहाँ पे समझिए कि एक कोशिकीय पौधे जैसे कि हो गया कैलेमिडोमोनास, युगलिना एवं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थ का परिवहन विसरण क्रिया द्वारा होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसके बाद है सामान्यतः बड़े
बड़े पौधों में परिवहन के लिए दो मुख्य परिवहन तंत्र होते हैं। पहला है कि जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है। तो पहले जाइलम के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए जाइलम क्या होता है कि किसी भी पौधे में जाइलम का कार्य जल एवं घुलित खनिज लवणों को स्थानांतरण करना होता है। यानी कि स्थानांतरण का मतलब हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। यहाँ पे समझिए कि इसे किस तरह से याद रखना, यानी कि यहाँ पे समझिए जाइलम का कार्य क्या है। तो ज से क्या होता है जाइलम और ज से क्या होता है जल होता है। यानी कि जाइलम का कार्य हो गया कि जल एवं घुलित लवणों को स्थानांतरण करना होता है। इसमें जल एवं खनिज लवणों का वहाव नीचे से ऊपर की ओर होता है। कहाँ से कहाँ होता है, तो नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसकी कोशिका मृत होती है, यानी कि मरी हुई होती है। तो फ्लोएम के बारे में समझ लीजिए कि किसी भी पौधे में फ्लोएम का कार्य खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, यानी कि भोज्य पदार्थों को स्थानांतरण करना। तो इसमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर से नीचे, यहाँ पे समझिए ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। तो जाइलम में क्या होता था कि नीचे से ऊपर की ओर, और फ्लोएम में क्या होता है कि दोनों तरफ होता है। इसकी कोशिका जीवित होती है, यानी कि इसकी कोशिका जीवित होती है। इसके बाद क्या है जाइलम, ये तो अंतर वाला क्वेश्चन है, तो इसके लिए एक अलग ही वीडियो बनाएंगे। तो इसके बाद है प्रश्न चौथा है बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर को समझिए कि पौधों के द्वारा बाष्प उत्सर्जन करने की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह मुख्यतः पौधे की पत्तियों में होता है। इसके बाद समझिए कि औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने वजन का 100 गुना जल निष्कासित करता है। यानी कि औसत एक पेड़ जो है अपने जीवन काल में अपने वजन से 100 गुना जल निष्कासित करता है। तो इसके बाद यहाँ पे समझिए कि पदार्थों का स्थानांतरण। तो समझिए कि पौधों एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण कहते हैं। इसके बाद है पांचवा प्रश्न क्या है समझिएगा। पांचवा प्रश्न है रुधिर या रक्त से आप क्या समझते हैं। तो आइए अब इसके उत्तर को समझते हैं। लाल रक्त रंग एक गाढ़ा, यहाँ पर समझिए रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ होता है जो हृदय तक रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह अपने प्रभाव के दौरान शरीर के सभी ऊतकों यहाँ पे होगा ऊतकों का संयोजन करता है, इसलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इसका पीएच मान क्या होता है 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, इसे आप लोग याद रखिएगा। और रक्त में क्या होता है प्लाज्मा होता है। यहाँ पे समझिए प्लाज्मा के बारे में समझ लेते हैं। प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% प्लाज्मा ही होता है जो हल्के पीले रंग का और चिपचिपा होता है। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल होता है। तो ये आप लोग समझ लिए होंगे। यहाँ पे समझ लिए कुछ विटामिन के बारे में समझ लिए कि विटामिन की कमी से होने वाली प्रमुख रोग, यानी कि एक नंबर है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, और विटामिन बी की कमी से बेरी होती है, सी की कमी से होती है। यहाँ पे समझिए विटामिन सी की कमी से होती है स्वाकृवि होती है, और विटामिन डी के कमी से अस्थि कमजोर होती है, और विटामिन ई की कमी से बाल झड़ना होता है। और इसके बाद है विटामिन के कमी से रक्त का थक्का ना बनना होता है। और यहाँ पे समझिए कि पालक में सबसे अधिक मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है, इसलिए आप लोग पालक का साग बहुत ज़्यादा खाइए क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है लौह तत्व पाया जाता है। तो इसके बाद ये प्रश्न छठा क्या है हृदय से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसके उत्तर को समझ लेते हैं। उत्तर में मानव हृदय एक पंप की तरह हमारे शरीर में कार्य करता है जो हमारे शरीर पर दबाव बनाकर रक्त को हमारे शरीर में फैलाता है। इसके बाद समझिए कि मनुष्य के हृदय में 4 बेसम होते हैं जो दाएं और बाएं अलिंद तथा दाएं और बायां समझिए वलय होता है। तो इसके बाद है 7वां प्रश्न क्या है रक्त वाहिनियाँ किसे कहते हैं। तो आइए इसके उत्तर को समझ लेते हैं। रक्त वाहिनियाँ का कार्य हमारे शरीर में रक्त को स्थानांतरित करना होता है। रक्त वाहिनियाँ मुख्यतः 3 भागों में बटी होती है। पहला धमनी, रक्त कोशिकाएं, तीसरा शिराएं।
तो आइए तीनों के बारे में समझ लेते हैं। धमनी किसे कहते हैं? तो धमनियों का कार्य हमारे शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों या भागों तक ले जाना होता है। और शिराएं के काम होता है कि इसका कार्य शरीर में अशुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाना होता है। और रक्त कोशिकाओं के क्या होता है कि यह अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं हैं जिनसे होकर रक्त एक कई अन्य पदार्थ का परिसंचरण होता है। तो इसके बाद है प्रश्न 7वां क्या है? धमनी और शिरा में अंतर। तो इसके भी बोले वीडियो अगला पार्ट में लाएंगे, एक अलग ही वीडियो बनाएंगे अंतर वाला क्वेश्चन को। तो इसके बाद है 8वां है रक्तचाप किसे कहते हैं? तो समझिए कि महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। तो इसके बाद समझ लीजिए, स्वस्थ व्यक्ति सामान्य स्थिति में अस्टोलिक डायस्टोलिक चाप 120 होता है। यहाँ और समझिए कि रक्तचाप मापक यंत्र को दाबमापी या स्फैग्नोमीटर कहते हैं। सामान्य से अधिक रक्तचाप हाइपोटेंशन कहलाता है, यानी कि सामान्य से अधिक रक्तचाप हाइपोटेंशन कहलाता है। तो आपका बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर भी खत्म हो गया। तो आइए अब चौथा चैप्टर की ओर चलते हैं। तो चौथा चैप्टर आपका क्या है यहाँ पे समझिए। चौथा चैप्टर है यहाँ पे उत्सर्जन। तो आइए सबसे पहले उत्सर्जन के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न इसका है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो आइए इसका उत्तर समझते हैं। जीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थों का निकलना उत्सर्जन कहलाता है। तो ये प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या है? उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ का मतलब हुआ बेकार पदार्थ। तो आइए इसके उत्तर को समझते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं, इन्हें ही हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों का हमारे शरीर से निकलना अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है। जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उसे शरीर से निकालना जरूरी है। तो इसके बाद है महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लीजिए। यहाँ पे पहला है कि मानव एवं कई प्रकार के जंतुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग मूत्राशय है, जिसे वृक्क कहते हैं। दूसरा है कि शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह जल संतुलन कहलाता है। तीसरा है कि जंतुओं के शरीर में बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चौथा पॉइंट है कि एक कोशिकीय जीव यानी कि अमीबा पैरामीशियम में उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। इन जीवों का उत्सर्जन विसरण क्रिया के द्वारा होता है। तो अगला है, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो इससे आप लोग याद रखिएगा कि प्रत्येक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो लगभग 10 लाख होते हैं। तो छठा है कि डायलिसिस मशीन का प्रयोग एक कृत्रिम वृक्क के रूप में किया जाता है। तो अगला है, मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। तो इसके बाद है कि जंतुओं की तुलना में पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद है कि रेजिन नामक उत्सर्जित पदार्थ चीड़ नामक पौधे में पाया जाता है, यानी कि रेजिन नामक उत्सर्जित पदार्थ किस में पाया जाता है? यानी कि चीड़ नामक पौधे में पाया जाता है। तो आपका बायोलॉजी का चौथा चैप्टर भी खत्म हो गया। तो आइए 5वां चैप्टर की ओर चलते हैं। तो 5वां चैप्टर आपका क्या है? नियंत्रण और समन्वय। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। प्रत्येक जंतु में 2 मुख्य तंत्रों द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होता है। पहला कि तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र हो गया। तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लेते हैं। पहला कि प्रकाश की तरह, यहाँ पे समझिए, प्रकाश की तरफ गति को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं, यानी कि जो पौधों में गति होता है प्रकाश की तरह तो उसे प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। और पृथ्वी की ओर जो होता है उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। और जो जल की तरह होता है उसे जलानुवर्तन कहते हैं, यानी कि जलानुवर्तन कहते हैं। अगला है कि पराग नली से अंडाशय की तरह की गति को रासायनिक अनुवर्तन गति कहते हैं। तो ये आप लोग समझ लिए होंगे। तो इसके बाद है कि पौधों में मुख्य रूप से 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। पहला ऑक्सीजन जिबरेलिन्स है, और तीसरा साइटोकाइनिन है, चौथा एब्सिसिक अम्ल है, और 5वां एथिलीन है।
तो इसके बारे में समझिए। पहले यहाँ पे प्रश्न 2 है कि मानव मस्तिष्क के कार्य को लिखे। तो इसका कार्य निम्नलिखित है। पहला कि आवेग का ग्रहण करना, दूसरा है कि सूचनाओं का भंडारण, तीसरा है कि ग्रहण किए गए सूचनाओं की प्रतिक्रिया देना, और चौथा है कि एक सूचना से दूसरी सूचना को जोड़ना। तो ये आप लोग समझ लिए होंगे। तो इसके बाद ये प्रश्न तीसरा है, क्या कहता है? प्रश्न तीसरा है मानव शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। तो ये भी निम्नलिखित है। पहला कि पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है पाराथायराइड, और चौथा है एड्रिनल ग्रंथि, और पांचवा है अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। यहाँ पे गलती है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएँ हो गया, और छठा है कि जनन ग्रंथि। तो आपका बायोलॉजी का 5वां चैप्टर भी खत्म हो गया। तो आइए अब छठा चैप्टर की ओर चलते हैं। तो छठा चैप्टर क्या है? जनन। तो आइए जनन के बारे में पहले समझ लेते हैं। जनन किसे कहते हैं? तो उत्तर में समझिए कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर निरंतर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जनन 2 प्रकार के, लैंगिक और अलैंगिक। तो ये आप लोग जानते ही होंगे। तो लैंगिक जनन के बारे में समझिए कि वह जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता न होकर एक ही जीवों का उत्पन्न करता है, जैसे में अमीबा का जनन, ईस्ट में जनन इत्यादि है। तो इसके बाद है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, यहाँ पे समझिए कि अलैंगिक जनन के प्रकार को लिखे। तो अलैंगिक जनन के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है कि विखंडन, मुकुलन, और तो यहाँ पे समझिए लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो वह जनन जिसमें एक नर और एक मादा मिलकर किसी नए जीव उत्पन्न करते हैं, लैंगिक जनन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, पशु में जनन होता है यानी इत्यादि। तो इसके बाद निषेचन किसे कहते हैं? तो उत्तर समझिए कि नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु दोनों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है? तो आइए इसको उत्तर समझते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों में होता है, क्योंकि इसमें जनन अंग होते हैं। अब इसके बारे में समझिए पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर किसी भी पुष्प का नर भाग होता है जो दो भागों में बटा होता है। एक होता है परागकोश एवं एक तंतु में बटा होता है। और इसके बाद समझिए स्त्री केसर। स्त्री केसर हो गया। तो स्त्री केसर किसी भी पुष्प का मादा भाग है। यह मुख्यतः वर्तिकाग्र, यहाँ पे वर्तिका और वर्तिकाग्र और अंडाशय से मिलकर बना होता है। तो इसके बाद अगला टॉपिक क्या है कि यहाँ पे समझिए अगला टॉपिक आपका है मनुष्य में प्रजनन तंत्र। तो यहाँ पे समझिए कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। अलग अलग मनुष्य में या तो नर प्रजनन या मादा प्रजनन पाए जाते हैं। जनन के आधार पर ही मनुष्य स्त्री या पुरुष कहलाते हैं। और चौथा प्रश्न है इसका, समझिए लैंगिक जनन संचारित रोग किसे कहते हैं? तो आइए इसके उत्तर को समझते हैं। यौन संबंध से होने वाले संक्रमण रोग को जनन रोग कहते हैं, जैसे एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया इत्यादि हो गया। तो 5वां प्रश्न क्या है? आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा कि लैंगिक रोग बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, यीस्ट आदि जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, जिसे हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसके बाद छठा प्रश्न क्या है? इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। छठा प्रश्न है जनसंख्या नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? तो आइए इसके उत्तर समझते हैं। जनसंख्या को सीमित करना जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। तो इसके बाद 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न जनसंख्या नियंत्रण के उपाय को लिखें। तो इसका उपाय निम्नलिखित है। पहला कि सामाजिक जागरूकता, दूसरा है पुरुष या स्त्री का नसबंदी, तीसरा है कि कॉन्डम का प्रयोग, और चौथा है कि कॉपर टी तथा लूप का प्रयोग। तो जैसे कि आप लोग को लग रहा है कि वीडियो थोड़ा सा स्पीड है, तो आप लोग इसे पीछे करके इसे दोबारा देख सकते हैं। तो इसके बाद है क्या? 7वां चैप्टर आपका यानी कि बायोलॉजी का 6 चैप्टर खत्म हो गया। तो 7वां चैप्टर क्या है यहाँ पे? आनुवांशिकता तथा जैव विकास। तो आइए इसके पहला प्रश्न समझते हैं। आनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो उत्तर में लक्षणों यानी कि उत्तर में है कि लक्षणों के वंशागत होने एवं विभिन्नताओं का अध्ययन आनुवांशिक कहलाता है। तो इसके बाद है दूसरा प्रश्न, आनुवांशिकता किसे कहते हैं? तो विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होना आनुवांशिकता कहलाता है। इसका बाद है तीसरा प्रश्न है मेंडल के आनुवांशिकता के नियम को लिखे। ये
ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए साबित होने वाला है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। उत्तर में समझिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। उन्होंने अपने वैज्ञानिक खोजों से आधुनिक आनुवंशिकी की नींव रखी थी। उन्होंने अपने प्रयोग में साधारण मटर के पौधे का प्रयोग किया था। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि साधारण मटर का पौधा का प्रयोग किसने किया, तो मेंडल ने किया। तो इसके बाद कुछ बिंदु को समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रेलिया देश के भुर्न नामक स्थान में ईसाइयों की एक मठ के पादरी थे। मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। तो पृथक्करण का नियम मेंडल का प्रथम नियम कहलाता है। तो इसके बाद समझ लिए आनुवांशिकी लक्षण किसे कहते हैं, तो इसके उत्तर को समझिए। उत्तर है विलक्षण, यहाँ पे समझिए विलक्षण जिसे कोई जीव अपने जनक से प्राप्त करता है आनुवांशिकी लक्षण कहलाता है। यहाँ पे समझिए कि विलक्षण जिसे कोई जीव अपने जनक से प्राप्त करता है आनुवांशिकी लक्षण कहलाता है। जैसे मानव की आंखों का रंग, बालों का रंग, पैर और हाथ की अंगुली इत्यादि हो गया। तो इसके बाद है आपका छठा प्रश्न किधर चल गया, यहाँ पे समझिए। छठा प्रश्न है जैव विकास किसे कहते हैं। तो आइए इसके उत्तर समझते हैं कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का विकास जैव विकास कहलाता है। तो इसके बाद समझिए, इसके बाद आपका ये बायोलॉजी का पूरा चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो इसे आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखें। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए।